हेलो एवरीवन, आप लोगों का एक बार फिर से प्रथम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो बिहार के भावी दरोगा सब, आप लोग कैसे हैं और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और आपके लिए जैसा कि मैंने कहा कि पीवाईक्यू के पूरे सीरीज़ और डिटेल क्लासेस आपके लिए आते रहेंगे। तो देखिए, आज जो हम लोग क्लास करने जा रहे हैं वो कौन सा क्लास होगा, तो आपको दिख भी रहा है कि बिहार दरोगा का जो मेंस एग्जाम हुआ था 24 अप्रैल 2022 को, है ना। तो इसके क्वेश्चन को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। अगेन ये भी दो पार्ट में होगा। आपको पता है कि बिहार दरोगा में जीएस के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है, तो इसलिए चूंकि वीडियो बहुत बड़ा ना बने तो मैं जो है इसको पार्ट 1 है ना और पार्ट 2 करके करूंगा, ठीक है। तो आज के पार्ट 1 में हम लोग 40 क्वेश्चन ले रहे हैं और अगले पार्ट 2 चूंकि 80 क्वेश्चन मेन से पूछे गए थे जीएस से, तो 40 और 40 करके हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सपोर्ट करिए। चैनल आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप जरूर उसको शेयर करिए, ठीक है। कमेंट करिए, आपसे जो सवाल मैं आपको कमेंट में कहता हूं आप जरूर उसको करिए, ठीक है। बाकी क्लास को स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम आप जानते ही हैं, हमारा टेलीग्राम, यहाँ पर आपको सारे ही पीडीएफ फ्री में मिलेंगे, कोई चार्ज नहीं है पीडीएफ का, ठीक है। सारे पीडीएफ आपको फ्री में मिलेंगे, चाहे कोई भी प्रीवियस ईयर का हो, कोई भी क्लास जो आपका थ्योरी क्लास उसके नोट्स हैं, सारे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन जो है आप बोर्ड पर देख भी रहे होंगे। पहला क्वेश्चन है, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य का स्पष्ट सपाट होना निम्नलिखित घटना के कारण होता है। यानी कि जो एपरेंट फ्लैटनेस है सन का, देखो वो एक्चुअल में फ्लैट नहीं, तो ये एपरेंट है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो कह रहा है कि वो किसके कारण होता है, कौन से जो है यहां पर फिजिक्स के आप कहिए कि कौन से घटना के कारण होता है, ठीक है, कौन से फिनोमेनन के कारण होता है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग जानते भी होंगे इसका आंसर, ये होता है रिफ्रैक्शन, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अपवर्तन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, अपवर्तन बोलते हैं। आपने क्लास 9 10th में पढ़ा ही होगा, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इन सब का लेवल मोस्टली आपका क्लास है ना 6 to 10 के लेवल का रहता है। 6 से 10 आप तैयारी करके जाइए। आप बिहार के और इवन किसी भी जो सेंट्रल एग्जाम में भी साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप बहुत अच्छे से करके आइएगा। देखिए अब यहां पर थोड़ा हम इसको समझ लेते हैं क्या है। देखिए अपवर्तन के कारण क्यों ऐसा होता है। देखिए जब सूर्योदय होता है या सूर्यास्त होता है तो सूर्य का जो निचला सतह है वो क्षैतिज के करीब होता है ना, और जबकि उसका जो ऊपर का सतह है वो क्षैतिज से दूर होता है। तो ऐसे में जब प्रकाश की किरणें हमारी तरफ आती है तो वायुमंडल के कणों के द्वारा अलग अलग कोण पर जो है वो अपवर्तित होती है, रिफ्रैक्ट होती है, जिसके कारण वो हमें सपाट दिखाई देता है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा 2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1915 में कौन सा देश ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था। केंद्रीय बल जिसको हम लोग सेंट्रल फोर्स या सेंट्रल पावर भी कहते हैं, ठीक है। तो 1915 में कौन शामिल हुआ था। देखिए अगर आपको याद होगा, थोड़ा इसको डिटेल में हम लोग समझते हैं। जो हमारा प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है, सबसे पहले इसमें समझते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए मैं आपको डिटेल बता रहा हूं। ये कब हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध की अगर बात करें, इसकी शुरुआत जो है वो 28 जुलाई 1914 से हुई और ये कब तक चला, ये आपका चला है ना 11 नवंबर, है ना 11 नवंबर 1918 तक चला, है ना। ये इतिहास का पहला इतना बड़ा युद्ध था, है ना। और आपको पता होगा कि इस युद्ध में 2 समूह थे। अगर आपने पढ़ा है, थोड़ा बहुत भी हिस्ट्री पढ़ा है तो आपको ध्यान में हो, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दे रहा हूं इसमें, सॉरी मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। इसमें मैंने जैसा कहा कि इसमें 2 समूह थे। कितने समूह थे, 2 समूह थे, जिनके बीच ये मुख्य रूप से ये लड़ाई लड़ी गई, ये वॉर हुआ था। पहला जो समूह था उसको हम लोग केंद्रीय शक्ति कहते थे। क्या कहते थे हम लोग इसको हम लोगों ने कहा केंद्रीय शक्ति, यानी कि इसी को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में सेंट्रल पावर या सेंट्रल फोर्सेस, जो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा हमारा था जिसको बोलते थे मित्र देश, ठीक है, मित्र देश। इंग्लिश में इसको कहते थे द अलाइज, है ना, हम लोग इसको क्या कहते थे, द अलाइज। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखिए इसमें कौन कौन से देश थे।
केंद्रीय शक्ति में जो मेन कंट्री था, एक तो था आपका जर्मनी, जो आपको याद भी होगा, एक तो आपका क्या था, जर्मनी था। दूसरा अगर हम देखें तो इसमें आपका ऑस्ट्रिया और हंगरी वाला क्षेत्र जो था, तो ऑस्ट्रिया और हंगरी, तभी ये लोग एक थे, ऑस्ट्रिया हंगरी था। जो आपका तीसरा इसमें था वो हमारा कौन था, तुर्की साम्राज्य, जिसको ऑटोमन साम्राज्य भी कहते थे, है ना, ऑटोमन, है ना। सो ऑटोमन साम्राज्य, जिसको हम लोग तुर्की साम्राज्य भी कहते थे, साम्राज्य, है ना, साम्राज्य, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो चौथा था, मैं यहाँ पे होप कि आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है। और चौथा इसमें जो ऐड हुआ वो था बुल्गारिया, जो इस क्वेश्चन का आपका आंसर भी होगा। और बुल्गारिया ने ही 1915 में ज्वाइन किया था, ठीक है। तो ये जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि 1915 में किसने ज्वाइन किया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा बुल्गारिया, ठीक है। वो आपको ध्यान में रहेगा। चलिए अब अगले प्रश्न, सॉरी ये पहले थोड़ा देख लेते हैं, ये मित्र देश वाले पार्ट को देख लेते हैं। देखिए मित्र देश में कौन शामिल था, इसमें आपको पता ही है कि इसमें सबसे पहले फ्रांस, ठीक है, फ्रांस तो था ही, प्लस आपका कौन था, ब्रिटेन था, ठीक है। अब प्लस आपका कौन सा था, रूस था, ठीक है। और इसमें बाद में अमेरिका भी ज्वाइन हुआ, अमेरिका, यूएसए, ठीक है, अमेरिका ज्वाइन है, कब हुआ, 1917 में। और रूस 1917 में बाहर हो गया था, क्यों, क्योंकि रूस के अंदर रूसी क्रांति चल रही थी, है ना, रूस के अंदर गृह युद्ध चल रहा था, जिसके कारण लेनिन, आपको अगर याद होगा तो लेनिन ने घोषणा की थी युद्ध से बाहर आने की, ठीक है, जिसके बदले में उन्हें जर्मनी से संधि भी करनी पड़ी थी, ठीक है, जिसका नाम था ब्रेस्ट लिटोवस्की की संधि, ठीक है। ये सब आपको वैसे हिस्ट्री के चैप्टर में लोग डिटेल से पढ़ेंगे, अभी मैं आपको कुछ कुछ बता दे रहा हूं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े जल्दी से, क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, जरा देखें, कह रहा है क्या कि टिहरी किन नदियों के संगम पर, आपने टिहरी बांध तो नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो सुन लीजिए। क्यों फेमस है भाई, पहले तो ये भारत का सबसे ऊंचा, है ना, ये भारत का सबसे ऊंचा डैम है, सबसे ऊंचा, यानी टॉलेस्ट डैम, अगर इंग्लिश में कहेंगे तो टॉलेस्ट डैम इन इंडिया, सबसे ऊंचा बांध है पहला। ये कब बनकर तैयार हुआ था, ये देखिए 1978 में इसको बनना शुरू हुआ, और इसका पहला फेज जो है 2006 में कंप्लीट हो गया था। कौन से राज्य में है, ये आपका उत्तराखंड में है, याद रखना है, उत्तराखंड में, कहां है, उत्तराखंड में, ठीक है। अच्छा अब ये सवाल है कि ये कौन से नदी के संगम में है, उत्तराखंड में संगम के लिए तो ये प्रसिद्ध ही है। देखिए कौन कौन सा संगम है, ये कौन सा, ये तो है आपका भागीरथी और जो भील गंगा है, ठीक है, भागीरथी और भील गंगा के संगम पर ये है, ठीक है। अभी जैसा मैंने कहा कि उत्तराखंड संगम के लिए बहुत प्रसिद्ध है, आपने यहां पर सुना होगा उत्तराखंड में पंचप्रयाग का नाम सुना होगा, सुना है आपने, पंचप्रयाग का नाम, ठीक है। 5 प्रयाग है उत्तराखंड में, है ना, ये टूरिस्ट प्लेस भी है, खास करके हिंदू धर्म के लोगों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला प्रयाग अगर मैं बात करूं तो वो हमारा कौन सा है, वो है विष्णु प्रयाग, है ना, पहला अगर याद होगा विष्णु प्रयाग, इसको याद कैसे रखेंगे अभी मैं वो भी बताऊंगा। दूसरा प्रयाग जो हमारा है वो कौन सा है, वो नंद प्रयाग है, वो हमारा कौन सा है, नंद प्रयाग, ठीक है। तीसरा प्रयाग हमारा कौन सा है, तीसरा हमारा अगर बात करें वो है कर्ण प्रयाग, है ना, कर्ण प्रयाग। और चौथा हमारा कौन सा है, आपने ये दोनों तो जरूर सुना होगा, एक तो रुद्र, चौथा हमारा रुद्र प्रयाग हो गया, है ना। और 5वां हमारा जो है वो है देव प्रयाग, ठीक है, देव प्रयाग। देखिए इसको, और ये अलग अलग नदियों का संगम है, लेकिन यहाँ एक चीज कॉमन है, इन सभी संगम में एक नदी कॉमन है और वो है अलकनंदा, ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। विष्णु प्रयाग की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपका हो जाएगा अलकनंदा, ठीक है, अलकनंदा, और प्लस इसमें कौन सी नदी है, अगर मैं बात करूं तो अलकनंदा के साथ यहां है धौली गंगा, ठीक है, तो इसमें धौली गंगा, धौली गंगा, ठीक है, थोड़ा आपको अगर दिख रहा होगा तो इसको चलिए नोट डाउन करते जाइएगा। अलकनंदा और धौली गंगा हो गया। नंद प्रयाग की अगर आप बात करेंगे, देखिए अच्छा एक चीज ये भी पूछा जाता है, अलकनंदा कहां से ओरिजिनेट हुई, तो सतोपनाथ ग्लेशियर जो बद्रीनाथ के पास है वहां से ये अलकनंदा निकलती है, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। बाकी नंद प्रयाग की अगर बात करें तो ये इसको याद रखना आसान है, इसमें भी अलकनंदा तो खैर सब में है अलकनंदा, ठीक है, और प्लस अगर आप बात करें इसकी अलकनंदा, और चूंकि नाम से इसका है नंदाकिनी, है ना, नंदाकिनी, तो आप इसको आराम से याद रख लेंगे, ठीक है। तो अलकनंदा और नंदाकिनी। जब हम कर्ण प्रयाग की तरफ आते हैं तो कर्ण प्रयाग जो है वो अलकनंदा और पिंडार नदी, कौन सा, इसमें भी वही अलकनंदा हो जाएगा, है ना, अब प्लस आपका क्या हो जाएगा, प्लस आपका पिंडार जो है वो हो गया, ठीक है, आपको इसको ध्यान में रखना है।
फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग है। रुद्रप्रयाग अगेन यहां पर अलकनंदा है, ठीक है, अलकनंदा, ठीक है, और साथ में यहां पर रुद्रप्रयाग में आ जाएगा मंदाकिनी। कौन सा नदी आ जाएगा? मंदाकिनी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में देखिए प्रयाग से हमेशा पूछा जाता है। और मैं देवप्रयाग यहां लिख देता हूं। देवप्रयाग में ये तो बहुत सबसे ज्यादा अलकनंदा और कौन है? भागीरथी, ठीक है, जिसको हम लोग गंगा भी भागीरथी कहते हैं, ठीक है। और यहीं से हम इसी कॉन्फ्लुएंस को यहीं से तो आगे ये गंगा हरिद्वार में ये होता है और यहीं से गंगा की शुरुआत हम लोग कहते हैं, गंगा नाम पड़ जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आपको सारे प्रयाग जो हैं वो याद रखने हैं। चलिए अब अगले प्रश्न, आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा और प्रिंट आउट करें। देखिए अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप प्रथम क्लासेस की जो आपका टेलीग्राम चैनल है वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करके फिर उसमें ये सारे नोट्स ऐड करिएगा और आपके एग्जाम में मैं गारंटी देता हूं बहुत हेल्पफुल होगा ये। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। 4 क्या कह रहा है? 4 कह रहा है क्या कि अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर जो है उसका तापमान बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है, उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। देखिए यहां एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। देखिए अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा ऊर्जा मिलेगी, ज्यादा एनर्जी मिलेगी, वो क्या करना है? फ्लो करना शुरू होगा, यानी कि चालकता बढ़ जाएगी, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। अगर आप तापमान बढ़ाते हैं तो क्या होगा? आपका चालकता बढ़ेगी, है ना, चालकता जो है वो बढ़ जाएगी, है ना, बढ़ेगी, ठीक है। चालकता बढ़ेगी इसका मतलब क्या है? प्रतिरोध कम हुआ, तो यहां प्रतिरोध क्या होगा? घट जाएगा। तो यहां पूछा है प्रतिरोध क्या होगा, तो वो डिक्रीज होता है, वो घटती है। याद रखिएगा, मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी समझा दिया, ये घटती है, ठीक है। क्या है? घटती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़े, ठीक है। अगला सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 5। 5 क्या कह रहा है कि 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर का राजा कौन बना? आपको पता होगा 1799 में, है ना, जो है चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, ठीक है। तो ये क्या हुआ था? हमारा 4th जो है आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, है ना, यानी अंग्रेज और मैसूर के राजा के बीच युद्ध हुआ था। 4 टोटल हुए थे, ठीक है। और इसी में टीपू सुल्तान मारा गया था। इसके बाद वहां का राजा जो है वो बनाया गया कृष्णराज, है ना, ये बनाया गया कृष्णराज 3rd को, ठीक है, या इसको कृष्णराज वाडियार भी कहते हैं, आप ध्यान में रख सकते हैं। सॉरी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। बाकी अगर आप ये कहेंगे कि देखिए जो आपका आंग्ल मैसूर युद्ध है, अगर मैं इसकी बात करूं थोड़ी सी, ठीक है, अगर आंग्ल मैसूर युद्ध, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आधुनिक इतिहास का, है ना। मैसूर युद्ध जो है वो 4 हुए। कितने हुए टोटल? हमारा कितना हुआ? आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो 4 हुआ। पहला जो हुआ था, मैं यहां पर लिख दे फर्स्ट, ये 19 नहीं 17 होगा ना। चलिए ये हो जाएगा 1767 से 69 तक हुआ, ठीक है। हैदर अली ने इसका नेतृत्व किया था और उन्होंने अंग्रेजों को डिफीट किया था, ठीक है। फिर इन्होंने दूसरा हैदर अली के ही नेतृत्व में शुरू हुआ 1780 में, 1780 में हुआ था, है ना, 1780 से 84। तो 1780 से 84 इसी युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हुई और टीपू सुल्तान शासक बना था। हैदर अली, है ना, अली की क्या हो गई? मृत्यु, है ना, मृत्यु हो गई, ठीक है। और टीपू सुल्तान शासक, यहां से क्या हुआ? टीपू सुल्तान जो है वो शासक बना, ये शासक बना, रूलर बना, ठीक है। यहां से टीपू सुल्तान ने कमान संभाली। तीसरा जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1790 से 92 के बीच में, ठीक है, 1790 से 92 के बीच में हुआ था, ठीक है। फिर हमारा चौथा कब हुआ जिसमें टीपू सुल्तान की मौत हो गई? 1799 में। तो ये सब ध्यान में रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि द केमिकल नेम ऑफ क्वार्ट्ज। देखिए क्वार्ट्ज का जो रासायनिक नाम है, अब यहां से ही आपको समझना है कि आपके एग्जाम में रासायनिक नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। रासायनिक नाम से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अलग अलग जो यौगिक है, कंपाउंड है, उसके रासायनिक नाम क्या क्या है ये आपसे पूछा जाएगा। देखिए वैसे अगर मैं क्वार्ट्ज की बात करूं तो क्वार्ट्ज का जो एक्चुअल रासायनिक नाम है इनमें से कोई नहीं है, लेकिन ऑप्शन कैसे आपको आइडेंटिफाई करना? देखिए इसका जो होता है वो एक्चुअल नाम तो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, है ना। ये क्या होता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है, डाइऑक्साइड ये होता है इसका एक्चुअल डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग SiO2 बोलते हैं, ठीक है।
तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है? अगर आप ध्यान से देखेंगे ये जो सोडियम आपका सिलिकेट है इसमें दो चीजें हैं। अगर आप सोडियम सिलिकेट को देखेंगे इसका फॉर्मूला होता है Na2O है ना इंटू XSiO2। यहीं से आपको दिख रहा होगा इसमें SiO2 है यानी कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड इसमें होता है, इसलिए हमारा सोडियम सिलिकेट यहां ऑप्शन हो जाएगा। अदरवाइज क्वार्ट्ज जगह एक्चुअल रासायनिक नाम सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। आप कुछ रासायनिक नाम जो है जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, एक तो आपका NaCl जिसको हम लोग सोडियम क्लोराइड कहते हैं, और ये हिंदी में इसका क्या नाम है? साधारण नमक। इसी को हम लोग कॉमन सॉल्ट या साधारण नमक कहते हैं। ठीक है, साधारण जो हमारा नमक हो गया, ये हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जो आपसे पूछा जाता है, एक हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम इसको बाइकार्बोनेट। देखिए मैं यहां फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, नाम आप अगर उम्मीद है कि पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हिंदी में बड़ा बड़ा नाम हो जाता है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको सब कुछ लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या इसको सोडियम बाइकार्बोनेट, ये किसका है? ये आपका बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा। ये क्या होता है? खाने वाला सोडा। ठीक है, इसी को हम लोग क्या सोडा, सॉरी ये हमारा सोडा हो गया। ठीक है, इसी को हम लोग बेकिंग सोडा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा, ये आप जानते भी होंगे। अब इसी में एक आता है आपका Na2CO3 है ना, Na2CO3 इंटू है ना 10H2O करके आता है। ठीक है, आप ये ध्यान में रखेंगे 10H2O। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं धवन सोडा। क्या सोडा? कौन सा? धवन सोडा। ठीक है, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा। तो ये भी कई बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया एक्चुअली, वॉशिंग सोडा। ठीक है, इसके अलावा आपको कौन से और नाम याद रखने हैं? एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड Na, जिसका फॉर्मूला बहुत आसान होता है, इसको कास्टिक सोडा कहते हैं। कई बार एग्जाम पूछा, बच्चे यहाँ कंफ्यूज आते हैं, ये 3 सोडा जो है ये कास्टिक सोडा कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक ड्राई आइस जो होता है जिसको सूखी बर्फ कहते हैं, CO2 क्या होता है हमारा? ये हमारा सूखी बर्फ है। ठीक है, सूखी बर्फ, ड्राई आइस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राई आइस बोलते हैं। ठीक है, ड्राई आइस बोलते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको याद रखना है, जैसे कॉपर सल्फेट को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉपर सल्फेट को इसको बोलते हैं नीला थोथा, ब्लू विट्रियोल, नीला थोथा है ना, इंग्लिश में थोथा, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लू है ना, ब्लू विट्रियोल है ना, विट्रियोल। ठीक है, उसी तरह अगर यहाँ आयरन सल्फेट करिएगा तो उसको हरा थोथा बोलते हैं। ठीक है, जिंक सल्फेट कहिएगा तो उसको है ना क्या बोलते हैं? उजला थोथा बोलते हैं। ठीक है, यानी वाइट बेसिकली जो विट्रियोल बोलते हैं। तो यहाँ भी ध्यान में रख सकते हैं, FeSO4 को हम लोग है ना क्या बोलते हैं? ग्रीन है ना, ग्रीन विट्रियोल बोलते हैं। और ZnSO4 जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाइट। ये सब भी पूछा जाता है। इसके अलावा भी आप एक दो नाम जो इंपॉर्टेंट है ना, वो क्या है आपका? एक पूछा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना, कई बार पूछा गया है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला क्या होता है? कई बार इसका डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाता है, और ये हो गया हमारा CaSO4 इंटू ½ H2O। ठीक है, ये होता है। इसके अलावा एक और जो पूछा जाता है ना, वो है जिप्सम का, इसी तरह का होता है जिप्सम है ना, जिप्सम है ना, तो सॉरी यहाँ जिप्सम ऐसे लिखिए। ठीक है, तो जिप्सम का क्या होता है? उसका सिमिलर होता है CuSO4 इंटू, बस ये होता है 2H2O, यानी कॉपर, देखिए कॉपर सल्फेट है ना, ये क्या हो गया? डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड हो गया। ठीक है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक दो ऑप्शन और भी पूछा जाएगा। ठीक है, और वो कौन सा होता है? लाफिंग गैस और टीयर गैस। तो आप देखिए यहाँ लाफिंग गैस है ना, यानी हंसने वाला है ना, लाफिंग अगर मैं बात करूं, गैस की बात करूं, तो ये हमारा होता है नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, जिसको हम लोग नाइट्रस है ना ऑक्साइड बोलते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं है ना आपका टीयर गैस की अगर बात करूं, ये सब ध्यान में रखिएगा, टीयर गैस को हम लोग क्या बोलते हैं? टीयर गैस को क्लोरोपिक्रिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? इसका नाम याद रखिएगा, क्लोरोपिक्रिन है ना, पिक्रिन बोलते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है क्लोरोपिक्रिन का? ये होता है C10H5 है ना, C10H5Cl
N2 है ना, क्या होता है Cln2। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए मैंने बहुत सारा आपका नाम बता दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 7 क्या कह रहा है, देखिए कि प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है। देखिए अनुसूची आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कुल 12 अनुसूची हैं, आपको पता भी होगा। अनुसूची की बात करें तो 12 अनुसूची है ना, और आपको 12 के 12 याद होने चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब देखिए यहां पर क्या है, तो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या की अगर बात करें तो वो हमारा जो है अनुसूची हो जाएगा 4th। कौन सा हो जाएगा, अनुसूची 4th, यानी ये राज्यसभा सीटों के आवंटन, ये राज्यसभा है ना सीटों के आवंटन से संबंधित है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी आपके सारे ही जो अनुसूची है वो इंपॉर्टेंट है, उससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जैसे अगर आप देखेंगे पहला जो है भारत के है ना, जो हमारा भारत का जो संघ राज्य क्षेत्र है, ठीक है, यानी कि भारत का जो संघ राज्य क्षेत्र है, ठीक है, उसके बारे में, उसके नाम, उसकी बाउंड्री, यानी भारतीय संघ और उसके जो राज्य हैं उसकी सीमाओं से संबंधित है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे, संघ राज्य क्षेत्र, उसका यानी नाम, यहाँ पे मैं नाम, सीमा, इन सब से संबंधित है। ठीक है, ये आपका पहला है। अगर यहाँ पर 5वां जैसे लिखा हुआ है 5th, आप जानते होंगे कि 4 राज्य को छोड़ के, उसके बारे में 6th में है। ठीक है, तो उन 4 राज्यों को छोड़ करके जितने भी राज्य में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र हैं उससे संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, ये आपका अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र से है ना, जनजाति क्षेत्र जो है उसके नियंत्रण से है ना, उसके अधिकार नियंत्रण से है ना, इसके आपको क्या हो गया, अधिकार एवं नियंत्रण से संबंधित है, नियंत्रण इससे संबंधित है। ठीक है, आप ध्यान में रखेंगे। और भी कई हैं, जैसे आपको 10 है, दल बदल कानून से संबंधित है, या फिर आप 2 बोलें तो वो जो है जो संवैधानिक पद है, जैसे राष्ट्रपति का पद, सुप्रीम कोर्ट का जज, उपराष्ट्रपति है ना, जो आपका चेयर, जो आपका क्या बोलते हैं, जो बाकी मेंबर्स हैं, उन सब के सैलरीज से रिलेटेड, जो उनके वेतन और भत्ते से संबंधित दूसरा है। अगर आप दूसरी की बात करें तो ये वेतन भत्ते से संबंधित है, ठीक है। तो ये सब आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। जैसे आपको 10वां कई बार पूछा जाता है, 10वां क्या है, 10वां दल बदल कानून से है, ठीक है। 11वां किन से है, पंचायती राज। 11वां तो सबसे ज्यादा पूछा गया, यहां देखिए है ना। तो 11वां की अगर मैं बात करूं है ना, 11वीं पंचायती राज है ना, पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है। 12वां अगर बात करें, लास्ट जो है 12वीं, ये नगर पालिका से संबंधित है, नगर पालिका, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए हम लोग अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला सवाल क्या होगा, ये क्वेश्चन नंबर देखते हैं, हमारा हो जाएगा 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, जालियांवाला बाग घटना किस वर्ष हुई थी। ये बहुत साधारण सा क्वेश्चन है। ये घटना आपको पता है 13 अप्रैल है ना, 13 अप्रैल को जो है वो अमृतसर का जो जालियांवाला बाग है वहां पर एक सभा आयोजित की गई थी। रॉलेट एक्ट के विरोध में एक जो है शांतिपूर्ण सभा आयोजित की गई थी, और उस समय वहां के अधिकारी जनरल डायर थे, और वहां एक्चुअली मार्शल लॉ लगा हुआ था उस क्षेत्र में, ठीक है। तो जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के लोगों पर अंधाधुंध गोली चलवा दी, जिसमें कई हजारों लोग जो है उनका जख्मी हो गए, कई सौ लोगों की डेथ हो गई, ठीक है। और उसी का बदला जो है उधम सिंह ने जाकर के लिया था इंग्लैंड में, जनरल डायर को गोली मार करके। उधम सिंह एक मूवी भी आई है, आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है, जिससे विकी कौशल ने एक्ट किया था, और उनको राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है, ठीक है। तो ये सब आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो 13 अप्रैल की घटना कहां हुआ था, अमृतसर में। जालियांवाला बाग कहां पर है, ये आपको पता ही है, ये अमृतसर पंजाब में है, ठीक है। कहां पर है, अमृतसर पंजाब, ठीक है। तो ये सब आपको कहानी पता होनी चाहिए, ठीक है। वैसे हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में भी इसको पढ़ेंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 9 कह रहा है बांग्लादेश कब स्वतंत्र बना था। देखिए बांग्लादेश, आपको पता है कि बांग्लादेश आजाद हुआ था जो 26 मार्च, ये भी ध्यान रखें, डेट भी आप रख सकते हैं, 26 मार्च 1971 की बात है ये, ठीक है।
आपको पता है भारत ने भी, इंदिरा गांधी उस समय सरकार में थे और उन्होंने बहुत योगदान दिया बांग्लादेश के। बांग्लादेश जो पहले वो ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था, अभी वर्तमान में जो बांग्लादेश है पूर्वी पाकिस्तान है ना, और वो बना 26 मार्च 1971 को उसकी स्थापना हुई। इसके संस्थापक में कौन थे आपको पता ही, जैसे यहाँ महात्मा गांधी है, वहाँ पर कौन थे, शेख मुजीबुर है ना, मुजीबुर है ना रहमान जो है इनका बहुत बड़ा, ये वहाँ के पहले राष्ट्रपति और फिर बाद में प्रधानमंत्री भी बने। इन्हीं को आप देखिए, एक नाम इनका उपनाम पूछा जाता है, बंग बंधु इन्हीं को कहा जाता है, ठीक है, तो ये सब भी ध्यान में रखेंगे। चलिए, इन्हीं की बेटी अभी जो है ना शेख हसीना, वो अभी वहाँ की प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश की। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद करते हुए चलना है ना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं होती है? हॉर्न सिल्वर, रूबी सिल्वर, जर्मन सिल्वर और लूनर कॉस्टिक, ठीक है। इसका आंसर बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, ये आंसर है जर्मन सिल्वर। सिल्वर इसमें लिखा हुआ है, बट देखिए इसमें सिल्वर होता नहीं है, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसमें होता क्या है, इसमें सबसे ज़्यादा कॉपर लगभग 50% होता है। इसके अलावा इसमें अगर आप देखेंगे तो जिंक और निकल होता है। क्या होता है इसमें? जिंक प्लस निकल होता है। तो इसमें सिल्वर तो होता ही नहीं है, ये ध्यान में रखेंगे। और इन बाकी सब में सिल्वर होता है। हॉर्न सिल्वर, इसको हम लोग सिल्वर क्लोराइड भी कहते हैं, इसको सिल्वर है ना क्लोराइड भी कहा जाता है, आप ये भी ध्यान में रखेंगे। रूबी सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो रूबी सिल्वर को इसको पायरागायराइट भी कहते हैं। हम इसको क्या बोलते हैं? पायरागायराइट है ना, पायरागायराइट भी बोलते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। रूबी सिल्वर को पायरागायराइट भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में अगर मैं बात करूं, इसको मानिक या फिर इसको रेड सिल्वर भी कहते हैं, ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है। चलिए, लूनर कॉस्टिक की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है? देखिए, लूनर कॉस्टिक जो है इसको सिल्वर नाइट्रेट, ये हमारा क्या हो गया? सिल्वर नाइट्रेट होता है ना, जिसको फॉर्मूला क्या हो जाएगा? AgNO3 होता है, ठीक है। बाकी आप रूबी सिल्वर, इसका भी फॉर्मूला आप ध्यान में रख सकते हैं। वो क्या होता है? ये होता है हमारा Ag3SbS3, ठीक है, ये होता है, ये आपको ध्यान में रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ हमारा। तो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 11 क्या कह रहा है भाई? 11 कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? देखिए, स्टार्च का पाचन जो है वो कौन करता है? वो करता है, आप सबको पता होगा, वो करता है एमाइलेज। कौन करता है? एमाइलेज। एमाइलेज का स्राव जो है वो आपका दो जगह होता है। एक आप जानते होंगे लार ग्रंथि, जिसको स्लेवरी ग्लैंड कहते हैं ना इंग्लिश में, लार ग्रंथि सॉरी, और साथ में ये अग्नाशय, ठीक है, जिसको आप लोग पेनक्रियाज कहते हैं, अग्नाशय है ना, अग्नाशय में, ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। एमाइलेज हो गया। बाकी अगर बात करें यहाँ और जो ऑप्शन है हमारे, ठीक है, जैसे पेप्सिन की अगर मैं बात करूं तो ये प्रोटीन का पाचन करता है, आपको पता होगा, ये प्रोटीन का पाचन करता है। कौन? पेप्सिन करता है। लाइपेज जो है ये वसा का पाचन करता है, आपको याद होना चाहिए, लाइपेज किसका करता है? वसा का पाचन करता है, ठीक है। और लाइपेज कहां प्रोड्यूस होता है? ये भी अग्नाशय में ही प्रोड्यूस होता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, लाइपेज का सोर्स जो है वो अग्नाशय ही है। बाकी आपको इंसुलिन के बारे में तो आइडिया होगा, है ना। इंसुलिन की अगर मैं बात करूं तो ये रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है, रक्त में है ना ग्लूकोज की मात्रा कम करता है, ग्लूकोज की मात्रा है ना, की मात्रा नियंत्रित, बोलिए, मात्रा कम करता है, ठीक है। तो इंसुलिन, जिनको डायबिटीज़ है, मधुमेह होता है, उनको इंसुलिन दिया जाता है, ठीक है। वैसे इंसुलिन हमारे बॉडी में भी स्राव होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, कह रहा है कि हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी धान की अर्धबौनी, यानी कि जिसको हम लोग बोलेंगे सेमी ड्वार्फ है ना, ये अर्धबौनी और अधिक उपज देने वाली किस्म है, सेमी ड्वार्फ एंड हाईली यील्डिंग वैरायटी है। देखिए ये दो है, एक तो हमारा हो जाएगा जया, एक तो कौन है? जया, अब प्लस एक है रत्ना, आप इनका भी नाम याद रखेंगे। जया और रत्ना जो है ये हमारा क्या है? सेमी ड्वार्फ हाई यील्डिंग वैरायटी है, जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? 13 कह रहा है क्या कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है ये कहां पर स्थित है? देखिए इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है ये यहां है, कहां? पाराम्बुर। पाराम्बुर की अगर मैं बात करूं, देखिए पाराम्बुर की अगर आप बात करें ये कहां पर है, एक सवाल ये बनता है, ठीक है, और ये कहां, अब कब स्थापित हुआ? देखिए पाराम्बुर की अगर बात करें
तो यहाँ जो ये स्थापित हुआ था 1955 में, और हमारे नेहरू जी ने ही इसका उद्घाटन किया था। उस समय वो प्रधानमंत्री थे, आपको पता है ना, तो उन्होंने उद्घाटन किया था। तो अब तो खैर कई जगह रेलवे कोच फैक्ट्री है, आप ये ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा 14 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने कभी किसी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया। आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये कौन है, श्री चंद्रशेखर, है ना। ये प्रधानमंत्री कब बने थे श्री, अगर मैं चंद्रशेखर की अगर बात करूं, देखिए तो ये हमारे जो है श्री चंद्रशेखर, ये 8वें प्रधानमंत्री थे, 8th PM थे, ये हमारे क्या थे, 8वें प्रधानमंत्री थे। कब बने थे ये, 1990, है ना, 1990 से 1991। अगर आपको ध्यान में हो थोड़ा बहुत, तो 1989 था, 1989 और 1998 का बीच का आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल चेंजेस, मतलब बहुत ज़्यादा जो है जो राजनीतिक अस्थिरता दिखी, है ना। और इसमें 7 प्रधानमंत्री इसी में बन करके आए थे, ठीक है। VP सिंह से इनकी शुरुआत हुई, फिर ये जो है श्री चंद्रशेखर बने, फिर जो है हमारा PV नरसिम्हा राव बने, है ना। उसके अलावा HD देवेगौड़ा बने, ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे कि गुलजारी लाल नंदा भी बने थे, अटल बिहारी वाजपेयी खुद 13 दिन के लिए बने थे, बाद में फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई। तो इस तरह से कई सारे प्रधानमंत्री इसी बीच में बने थे, ठीक है। खैर अभी यहाँ पर बात करते हैं, अब ये तो नहीं थे, चौधरी चरण सिंह की अगर मैं बात करूं तो ये आपको पता है कि इनका संबंध यूपी से है और ये पहले मुख्यमंत्री थे, ठीक है। आप देखिए यूपी के मुख्यमंत्री, ये CM थे, है ना, CM ऑफ यूपी, ये 1967 की बात है, वो वहां के CM थे। अगर मैं प्रधानमंत्री की बात करूं, चौधरी चरण सिंह जो है ये प्रधानमंत्री बने थे, ये हमारे 5th प्राइम मिनिस्टर थे, 5वें प्रधानमंत्री थे। कब बने थे, 19 आपको पता होगा 79 से ये 80, ये बहुत कम दिन तक, यानी लगभग करीब 6 महीने तक ही ये प्रधानमंत्री रहे थे, क्योंकि 1980 में फिर से इंदिरा गांधी की सरकार आ गई थी, ठीक है। उसके बाद PV नरसिम्हा राव की बात करें अगर मैं करूं, ठीक है, ये भी आपका प्रधानमंत्री, सॉरी ये पहले CM थे, कहां के, आंध्र प्रदेश के, ठीक है। तो ये आंध्र प्रदेश के CM रह चुके थे, ठीक है। आंध्र प्रदेश के CM जो हैं ये कब बने थे, ये 1971 में, है ना, 1971 में जो है वो वहां के CM थे। अगर प्राइम मिनिस्टर के रूप में हम इनकी बात करें तो ये हमारे 9th, है ना, 9वें प्राइम मिनिस्टर, चंद्रशेखर राव के बाद के थे, ठीक है। 9th ये हमारे PM थे, और ये प्रधानमंत्री जो बने थे 1991 से बने थे और 92 तक ही रहते, नहीं सॉरी, इन्होंने पूरा किया था, इन्होंने अपना पीरियड पूरा किया था एक्चुअली, तो 1996 तक रहते, इनका पीरियड पूरा हुआ था, ठीक है। फिर HD देवेगौड़ा, अगर मैं इनका यहाँ पे एरो कर देख लीजिए, HD देवेगौड़ा के बारे में मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। HD देवेगौड़ा जो है वो कर्नाटका के CM थे, है ना, CM थे कहाँ के, कर्नाटक। तो ध्यान में रखना है, ये कब बने थे, 1994 में, और 1906 बहुत जल्दी ये प्राइम मिनिस्टर भी बन गए। ये हमारे देश के जो हैं, ये हमारे देश के 11वें प्रधानमंत्री थे, ठीक है, 11th PM। बीच में आपको पता है इसी में अटल बिहारी वाजपेयी भी आए थे, ठीक है। तो ये जो 11th प्राइम मिनिस्टर थे ये हमारे, ठीक है। और ये कब से कब तक रहे, ये 96 से 97 तक, है ना, लगभग 1 साल ये रहे थे, 96 से 97। तो ये सब ध्यान में रखना है। अच्छा, अभी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे जो अभी के प्रधानमंत्री हैं वो भारत के कितने नंबर के प्रधानमंत्री हैं, ये आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। अगला सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि क्लोरोक्सिलेनॉल जो है, ठीक है, और टेर्पिनॉल का एक मिश्रण जो है वो कैसे काम करता है, मतलब वो किस रूप में काम करता है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए वो किस रूप में काम करता है, तो ये रोगाणुरोधक, यानी कि ये एंटीसेप्टिक, है ना, रोगाणुरोधक के रूप में काम करता है। आपको आप जानते हैं कि रोगाणु से बचाने के लिए, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, एंटीसेप्टिक लगाते हैं, तो वो उसके रूप में काम करता है। कौन सा, क्लोरोक्सिनेलॉल और है ना, टेर्पिनॉल, याद रखिएगा, साइंस का क्वेश्चन है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 16 क्या कह रहा है, दूध को दही में बदलने वाले जीवाणु कौन से, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये लैक्टिक बेसिलस बोलते हैं, या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लिख दिया, लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है वो आप जानते ही हैं इसके बारे में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 17 क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रूप से संशोधित खाद, जिसको जेनेटिकली आजकल
बहुत ट्रेंड चला है। वैसे भारत में पहले बैन था, लेकिन अब भारत में भी इसको अलाउ किया जा रहा है जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड प्लांट या प्लांट्स को या क्रॉप को यूज करने के लिए। देखिए ये यहां पर पूछा जा रहा है कौन सा है, तो ये आपका जो है गोल्डन पैडी यानी सुनहरा चावल जो है, सुनहरा चावल, ठीक है, ये है हमारा सुनहरा चावल जो है वो गोल्डन पैडी है। बाकी ये सब तो नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ जो जेनेटिकली मॉडिफाइड में कौन कौन से, एक तो आपका बीटी ब्रिंजल यानी बैंगन जो है उसकी एक प्रजाति जो है उसका है, साथ में बीटी कॉटन भी, ये भी आपका जो है ये जेनेटिकली मॉडिफाइड। देखिए जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट क्या होता है, बेसिकली करते क्या है, जो सामान्य जो कोई कहीं प्लांट है उसमें हम लोग क्या करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो वर्जन है उसको उसमें इंसर्ट करते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं, तो प्लांट का एक नया जो है आपका जो स्पीसीज बोलिए है ना, जो है वो तैयार हो जाता है और जो बहुत ही प्रोडक्टिव, बहुत हाई यील्डिंग होता है ना, और साथ में उसमें किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े जल्दी इंसेक्ट्स नहीं लगते हैं, ठीक है, ये खास बात होती है। तो बीटी ब्रिंजल है और कॉटन है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि आपका है ना प्रोटीन रिच पोटैटो है, जीएम मस्ट एक जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड जो आपका सरसों होता है वो भी मार्केट में है, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 18 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 18 कह रहा है कि परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का उपयोग किस रूप में किया जाता है। देखिए ग्रेफाइट का काम जो है वो है ना रिटार्डर, इसको हिंदी में कहते हैं, आप हिंदी में सुना होगा आपने मंदक, है ना, इसको इंग्लिश में एक और नाम देते हैं कूलेंट भी कहते हैं ना, कूलेंट भी कहते हैं, इसके रूप में किया जाता है। देखिए होता क्या है, नाभिकीय रिएक्टर का जो कोर है वहां उष्मा बनता है ना, उष्मा उत्सर्जित होती है, उस उष्मा को वहां से बाहर निकालने के लिए हमें कूलेंट का यूज करना होता है, और एग्जाम में कूलेंट से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो अदर कूलेंट है ना, कुछ अदर कूलेंट, एक तो ग्रेफाइट आपने देख लिया, अदर कूलेंट की बात करें यानी मंदक की बात करें तो कौन कौन सा है, तो इसका नाम आप जरूर याद रखिएगा। देखिए कौन कौन सा है, ये जैसा मैंने कहा भी कि इसका उपयोग जो है परमाणु रिएक्टर के कोर से ऊष्मा को निकालने के लिए किया जाता है, ठीक है। ये न्यूट्रॉन की गति को नियंत्रित भी करता है, ठीक है। अब बात करते हैं कौन कौन सा है। देखिए सबसे पहले एक तो आपका ग्रेफाइट ऑलरेडी हो गया, इसके बाद आप देख लें भारी जल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भारी जल जिसको हैवी वाटर इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है, वो हो गया। ये ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, बेसिकली ये क्या होता है हमारा ड्यूटेरियम ऑक्साइड। फिर दूसरा जो सबसे अच्छा है वो है हीलियम, वो क्या है हीलियम। हीलियम जो है, इस हीलियम के बारे में याद रखिए, ये सबसे अच्छा कूलेंट है, सबसे अच्छा मंदक, सबसे अच्छा कूलेंट होता है, ठीक है, अच्छा मंदक है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर बात करें तो और कौन सा है, आप CO2 का यूज कर सकते हैं, CO2 का भी यूज किया जाता है, और आप एक याद रख सकते हैं वो लिक्विड सोडियम का भी यूज किया जाता है, सोडियम का प्रयोग, ठीक है। चलिए तो ये 5 आप रखिएगा, इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा, है ना। मंदक में एक तो ग्रेफाइट हो गया, ग्रेफाइट आपको यहाँ दिख ही रहा है, ग्रेफाइट है, उसके बाद भारी जल है, हीलियम है, कार्बन डाइऑक्साइड है, लिक्विड सोडियम है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े, क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 19, ठीक है। 19 क्या कह रहा है, मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। देखिए रेलवे जो डिवीजन है टोटल कितने हैं, आपको 16 है, 16 आपको याद रखने होते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना होगा ये मध्य रेलवे का जो है ये आपका मुंबई CST यानी कि मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो है ये इसकी बात हो रही है, ये आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़े, हमारा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 20 क्या कह रहा है कि आयरन की कमी से क्या होता है। देखिए आयरन की कमी से आपको पता है एनीमिया, है ना, ये जो RBC होता है, रेड ब्लड सेल्स होता है जो हीमोग्लोबिन के अंदर, ठीक है, और अगर उसकी कमी होती है तो आपको एनीमिया हो जाएगा, ठीक है, तो एनीमिया। उसके अलावा आप देखें बेरी देखिए आपके एग्जाम में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जो आपका कहने का मतलब जो विटामिन है उसका नाम अब प्लस आप उसका रासायनिक नाम भी पूछा जाता है, ठीक है, साथ में उससे उसकी कमी से होने वाले कौन कौन से रोग हैं ये भी आपसे पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जैसे बेरी ये हमारा क्या है, ये B1 की कमी से होता है, ठीक है। अब B1 को विटामिन B1 को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको थायमिन बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थायमिन बोलते हैं, तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा स्कर्वी आपको पता है कि विटामिन C की कमी से होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक, है ना,
कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, ठीक है, ये सब ध्यान में रखना। बाकी डायबिटीज, मधुमेह तो आप जानते हो वो इंसुलिन की कमी से होता है, तो ये सब आपको याद रखने हैं, ठीक है। बाकी जितने भी विटामिन है उसका नाम जैसे कि ए, के, डी, ये सब आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए अब B1 का जो है B1, B2, B3, B5 ये सब आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 21, कह रहा है एक भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है, ठीक है। देखिए इसमें ब्राजील है, सोमालिया है, इंडिया। इंडिया से भूमध्य रेखा तो भाई नहीं ही गुजरती है, ठीक है। बाकी सबसे गुजरता है कीनिया, ठीक है। इंडिया से तो आपको पता है कि क्या गुजरता है, इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। वो हमारे 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे वो कौन से 8 राज्य हैं जिससे होकर के कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखते हैं, अगर हम लोग इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा की बात करें तो ये कौन से राज्यों से, कौन से जो है देश से होकर के गुजरती है। अगर मैं एक यहाँ पे आपको वर्ल्ड मैप इस तरह का ले लूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आप जानते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर आपको जो है यहाँ साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट है, ठीक है। साउथ अमेरिका महाद्वीप जो है वो है महादेश है, 3 महादेशों से ये गुजरता है। इक्वेटर आप देखें तो 3 महादेशों से ऐसे गुजरता है, ठीक है। मैं एक रफ इमेज बना रहा हूं आपको समझने के लिए। तो इसमें जो पहला देखिए सबसे पहले आएंगे कि यहाँ साउथ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका। इसमें कौन से देश से गुजरता है, तो इसमें आपका यहाँ हो जाएगा इक्वेडोर, एक तो हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा इक्वाडोर, ठीक है। आप इसको ऐसे याद रखें, इक्वाडोर। दूसरा यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या, दूसरा हो जाएगा कोलंबिया। कौन सा हो जाएगा, कोलंबिया, तो कोलंबिया हो गया, ठीक है। तीसरा आपका कौन सा हो जाएगा, तीसरा आपका हो जाएगा ब्राज़ील, ठीक है। यहाँ पर बहुत बड़ा सा कंट्री है तो ब्राज़ील हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ आपका अफ्रीका का कॉन्टिनेंट होता है, इस तरह से अफ्रीका थोड़ा बड़ा कॉन्टिनेंट करके है, ठीक है। अफ्रीका का कॉन्टिनेंट में देखेंगे तो यहाँ ये तो देखिए इसमें 3 हो गए और अफ्रीका में कुल 7, ये है आपका अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका की मैं बात करूं तो यहाँ 7 है। कौन कौन से 7, मैं इसका नाम नीचे लिख दे रहा हूं, ठीक है। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं नंबर 1 2 3 4 5 6 7 करके ऐसे मैं कर देता हूं, तो नंबर 1 में आपको आ जाएगा, जो कंट्री आएगी उसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए वो है साओ है ना, साओ टॉम्स है ना, टॉम्स प्रिंसिपी बोलते हैं, प्रिंसिपे बोलते हैं, ये पहला हो गया। दूसरा कंट्री आएगा कौन सा, ये आएगा गैबोन आएगा। देखो मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, आप लोग हिंदी में नाम सुन ही रहे, गैबोन लिख सकते हैं। तीसरा जो कंट्री यहाँ पर आएगा, गैबोन के अलावा अगर मैं बात करूँ तो वो कौन आएगा, कॉन्गो है ना। फिर हमारा क्या आएगा, कॉन्गो। यहाँ 2 नाम आसान होते हैं, कॉन्गो। चौथा जो होता है वो DRC, जिसको हम लोग बोलते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तो कॉन्गो से ही रिलेटेड है, ये रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो कहलाता है, वो DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो कहलाता है। 7वां अगर मैं बात करूं, ठीक है, 7वां वो किससे पास होता है, ठीक है, तो सॉरी मतलब ये कि हमने कहा 1 2 3 4 लिखे ना, 5वां, अगर 5वें की अगर बात करें युगांडा से होगा, ये हमारा कहाँ से होगा, युगांडा से, ठीक है। फिर अगर मैं छठे की बात करूं, ये होगा आपका कीनिया से होगा, कीनिया से होगा, ठीक है। और 7वां आपका सोमालिया से। तो आप ऐसे ही देखिए, आप जितना इमेज से याद रखेंगे उतनी आसानी से ज्योग्राफी आपको याद होगा, ठीक है। इसके अलावा अब आते हैं यहाँ, इधर जो ये पार होता है, मतलब ये गुजरता है बेसिकली, तो यहाँ पर आपको मालदीव मिल जाएगा। कहाँ से, एशिया में अगर देखें तो मालदीव हो गया। फिर आपका ऑब्वियसली जाएगा इंडोनेशिया, यहाँ पर आपको इंडोनेशियन आइलैंड है तो यहाँ पर आपको इंडोनेशिया हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा मैप, ये रफ मैप है आपको समझाने के लिए, ठीक है। और उसके बाद एक आइलैंड आता है ओशियाना जो है, उसमें किरिबाती, ठीक है, तो आपको याद रखना है किरिबाती। तो ये 13 कुल कितने हैं, भूमध्य रेखा जो है वो कुल 13 देशों से पास होती है। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो कर्क रेखा और मकर रेखा है वो कितने देशों से पास होती है, ये आपको बताना है कमेंट में। आप इसको याद रख लेंगे। देखिए ट्रिक्स होते हैं, बट देखिए जब आप पूरा ज्योग्राफी पढ़ते हैं, पूरा हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको इतने ट्रिक्स हो जाएंगे, आप एग्जाम में याद नहीं रख पाइएगा। ट्रिक अपने आप में कंफ्यूजिंग होता है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो अच्छा है कि आप उसको बार बार रिवाइज करिए, मैप के थ्रू ज्योग्राफी पढ़िए। मैं भी जो आपको पढ़ाऊंगा वो ज्योग्राफी के थ्रू, सॉरी मैप जो है मैप के थ्रू ही मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा यहाँ कौन सा, 22 क्या कह रहा है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है। तो आपको पता है ये सतलुज नदी पर है और ये आपका हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में है, ये बहुत आसान है याद रखना, ठीक है।
ठीक है। बाकी आप देखिए सब पर कोई ना कोई डैम है, रिवर पर डैम है, आप उसको भी ध्यान में रख सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, ठीक है, सतलज पर तो आपने देख ही लिया कि ये भाखड़ा नांगल डैम जो है वो सतलुज नदी पर है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। ये भाखड़ा नांगल की अगर बात करूं तो भारत का सबसे ऊंचा टिहरी है और ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा, तो आप ये भी याद रखेंगे, सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है। एक चीज आप ये याद रख सकते हैं, ठीक है। और कहां पर है? हिमाचल प्रदेश का जो बिलासपुर जिला है वो वहां पर है। वहीं अगर मैं रावी नदी की बात करूं तो रावी नदी पर जो है एक इंपॉर्टेंट जो है पूछा जाता है वो है रंजीत सागर बांध ना, रंजीत सागर बांध, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा जो इसके ऊपर एक बांध बनाया गया है वो है, अभी बहुत 2018 में न्यूज में था, अभी ये बन ही रहा है, जिसका नाम था शाहपुर कुंडी, है ना, शाहपुर कंडी, है ना, शाहपुर कंडी बांध। ये भी रावी पर ही बन रहा है, भारत पाकिस्तान को लेकर के इसमें भी बहुत सारे बात आई थी, ठीक है। उसके अलावा चमेरा बांध जो ये भी पूछा गया एग्जाम में, चमेरा बांध, ये सब भी आपको यहीं पर मिलेगा, ठीक है, ये रावी पर है। अब चेनाब पर बात करें, चेनाब एक बहुत प्रसिद्ध जो बांध है वो है सलाल, है ना, सलाल डैम, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा एक डैम है बगलीहार, है ना, बगलीहार डैम जो है वो भी यहीं पर है। इसके अलावा आप देख, ये दोनों इंपॉर्टेंट, एक्चुअली ये दोनों आप ध्यान में रखिए। झेलम पर जो एक इंपॉर्टेंट डैम है अगर आप देखना तो उड़ी डैम, भारत के अंदर जो है उड़ी बांध है, ठीक है। इसके अलावा एक फेमस मांगला डैम जो है यहाँ पर ही है, इसी के ऊपर है मांगला डैम, ठीक है, मांगला बांध, ठीक है। तो ये सब आप ध्यान में रखेंगे। अगले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? कह रहा है कि जोग जलप्रपात जो है वो कहाँ स्थित है, मतलब सॉरी कौन से नदी पर, एक्चुअली वही पूछ रहा है। देखिए जोग जलप्रपात जो है भारत के वन ऑफ द हाईएस्ट जो है और सबसे ऊंचे जलप्रपात में से एक है, वो है हमारा ऑन श्रावती रिवर, ठीक है। इसके अलावा अगर देखिए जो जलप्रपात है सबसे ऊंचा, अगर आपसे पूछ ले सबसे ऊंचा, ठीक है, सबसे ऊंचा जलप्रपात भारत में पूछ ले ऊंचा, तो वो कौन सा होगा? सबसे ऊंचा जलप्रपात अगर हमको ध्यान में रखना होगा तो वो हो जाएगा कुंचिकल। ये कई बार इधर एग्जाम में आ चुका है, तो कौन सा है? कुंचिकल। कहाँ है? कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक में। वैसे जोग फॉल्स जो है वो भी कर्नाटका में ही है, ये भी ध्यान रखेंगे। और कुंचिकल जो वाटरफॉल है ये कौन सी नदी पर है? अच्छा ये देखिए, ये भारत का सबसे ऊंचा है और एशिया का दूसरा, ये भी ध्यान में रख सकते हैं, ये जो है एशिया का दूसरा है, ठीक है, एशिया में दूसरा सबसे ऊंचा, दूसरा, ठीक है, ये कुंचिकल है। कौन से जो है ये आपसे पूछ सकता है कौन से रिवर पर है, तो वराही नदी। ये कौन सा है? वराही। जब पूछा था जोग, है ना, तो वराही नदी पर है, ठीक है, ये आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अलग अलग नदी पर जो है वो है, ठीक है, आप डैम ये आपका जो है बांध रहता है वो ध्यान में रख सकते हैं। एक आप यहाँ पर जो है ध्यान में रख सकते हैं वो है कि नर्मदा नदी पर एक बहुत फेमस जो है वो पूछा जाता है जिसको कहते हैं धुआंधार, है ना, धुआंधार, ठीक है, धुआंधार जो है वो आपका किस पर है? नर्मदा नदी पर जो है ये है। इसके अलावा यहाँ पर कपिल धारा जो करके है, कपिल धारा उसके नाम से भी है, ठीक है, वो सब आप ध्यान में रख लेंगे, ठीक है। धुआंधार में लिख ही देता हूँ, एक है आपका कपिल धारा है, ठीक है, ये भी कई बार एग्जाम में आ सकता है आपके, ठीक है, कपिल धारा है, मंदार है, सहस्त्र धारा है, ये सब आपका नर्मदा पर है, ठीक है। बाकी चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अगला हमारा सवाल क्या है? बताने का मैं और पर भी बता सकता हूं बट ऑलरेडी ये बहुत लंबा क्लास हो जाएगा, ठीक है, आप लोग इसको डिटेल में ज्योग्राफी में पढ़िएगा, ठीक है। क्वेश्चन है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा लिखित जहां आरा की जीवनी, ठीक है। देखिए जहां आरा या जहानारा दोनों ही इनको बोला जाता है। जहानारा ने जो है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो है ना, चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक थे, है ना, और बहुत बड़े सूफी गुरु भी थे। तो इन पर एक जो है इन्होंने जीवनी लिखी थी, उस जीवनी का नाम क्या था? मुनिस अल अरवा। क्या नाम था? मुनिस अल अरवा लिखा था, ठीक है। इसके अलावा जो मुल्ला साहब थे, ठीक है, उस पर भी इन्होंने उसकी भी जीवनी लिखी थी जहानारा ने। जहानारा के बाद में एक इंपॉर्टेंट आप ध्यान में रख सकते हैं, ये शाहजहां की शाहजहां प्लस जो मुमताज महल है, मुमताज महल है, उनकी ये है ना, मुमताज जो महल थी उसकी बड़ी बेटी थी ये कौन थी? बड़ी बेटी। ये और थोड़ा फेमस किस कारण से हो गई, ठीक है। देखिए
आपसे कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा राजा था जिसने अपनी बेटी से ही विवाह किया था। वो शाहजहां ही थे जिन्होंने जहांनारा है ना, या जहांनारा जो उससे विवाह कर लिया था। ठीक है, अपनी ही बेटी से इन्होंने विवाह कर लिया था जहांनारा से। कारण क्या था? जहांनारा जो वो अपनी माँ यानी कि मुमताज बेगम जैसी ही दिखती थी और इसलिए शाहजहां ने जो है जहांनारा के साथ ही विवाह कर लिया था। ठीक है, वो उनकी बेटी थी। तो ये भी सवाल पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था और क्या इसे वापस लिया गया, है ना? ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि थोड़ा गर्व है। देखिए उन्होंने शुरू तो किया था 1920 में ही। ठीक है, यहाँ एक उसे कब वापस लिया गया था। ठीक है, ये कब इसे वापस लिया गया। ठीक है, यहाँ कब इसे वापस लिया गया, इसको क्वेश्चन को थोड़ा आप ठीक कर लेंगे। ये लिया गया था फरवरी 1922 में। आपको पता होगा चौड़ी चौड़ा का घटना है ना, चौड़ी चौड़ा का जो इंसिडेंस हुआ था 4 फरवरी 1922 को हुआ था, 4 फेब 1922 को हुआ, है ना। और इसी चूंकि इस घटना में आपको पता है महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पाथ पर चलते थे और उन्होंने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी इसी आधार पर। लेकिन चौड़ी चौरा जो कि गोरखपुर जिले का एक क्षेत्र है, वहाँ पर एक घटना हुई क्या कि जो है पुलिस स्टेशन को आग लगा दिया गया था और जिसमें 22 पुलिसकर्मी जल करके मर गए। इससे महात्मा गांधी बहुत नाराज हुए थे और इसलिए उन्होंने आंदोलन को वापस ले लिया। इसके बाद उनको जेल भी हो गई थी। ठीक है, ये कहानी आप लोग वर्ल्ड हिस्ट्री में इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे, भारतीय इतिहास में पढ़ेंगे। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, है ना। और इसकी शुरुआत 1920 में हुई थी इस आंदोलन की। क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि नामदफा नेशनल पार्क जो है ये कहां पर है? देखिए नामदफा नेशनल पार्क जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है और ये एरिया की अगर बात करें तो ये जो है ना क्षेत्रफल की दृष्टि से ये भारत का चौथा सबसे बड़ा पार्क है, चौथा सबसे बड़ा जो है उद्यान है। ठीक है, या पार्क बोल लीजिए, जो भी कहिए। ठीक है, ये है। बात समझ में आ रही है? अगर आपसे ये पूछ ले कि सबसे बड़ा पार्क कौन सा है भारत में, है ना सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सबसे बड़ा आपसे पूछ ले राष्ट्रीय उद्यान, तो आप क्या कहेंगे, है ना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा? देखिए सबसे बड़ा जो है वो आपका कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर आप बता सकते हैं। ठीक है, और कौन सा हो जाएगा वो है हेमिस। कौन सा है हमारा? हेमिस। ठीक है, हेमिस जो लद्दाख वाले क्षेत्र में। ठीक है, हेमिस हो गया, तो ये पहले नंबर पर आ गया। दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं कौन सा है, वो है डेजर्ट नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है, तो डेजर्ट नेशनल पार्क हो गया। और तीसरा, चौथा तो आप जान ही रहे, और तीसरा हमारा हो जाएगा गंगोत्री जो नेशनल पार्क है वो हो गया। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस है एरिया वाइज, है ना। दूसरे नंबर पर डेजर्ट नेशनल पार्क और तीसरा जो है गंगोत्री और चौथा आपका नामदफा जो कि अरुणाचल प्रदेश में, गंगोत्री उत्तराखंड में, ये ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 27 क्या कह रहा है? नक्काशीदार कांच के लिए निम्नलिखित में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, देखिए ये किया जाता है हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है वो बहुत ही बड़ा बेसिकली ये जो संक्षारक होता है, इसकी ये कोरोसिव होता है, कोरोसिव नेचर का होता है, इसलिए इसका प्रयोग जो है ग्लास की नक्काशीदार कांच यानी कि कांच पे लिखने वाली बात होगी, है ना, कांच पर वो जो लिखा जाता है, कांच पर लिखने वाली बात होगी। ठीक है, तो उससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या? हाइड्रोजन फ्लोराइड हो जाएगा। ये आप ध्यान में रखेंगे। ये हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है कई बार ये भी पूछ लेता है, ये कलरलेस होता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे, ये क्या होता है? ये हमारा कलरलेस होता है। ठीक है, और ये अत्यधिक संक्षारक यानी कि कोरोसिव होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 28 क्या कह रहा है? देखिए किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन, ये देखिए राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया। ये किया गया था आपका 24वां संविधान संशोधन। देखिए 24वें संविधान संशोधन की अगर मैं बात करूं तो ये हुआ कब था? अगर आप इसकी बात करें, देखिए आई थिंक ये 24वां या 26वां होगा, मुझे लग रहा है ये 24वां नहीं होगा, 26वां होगा आई थिंक। अच्छा, इसको आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये 1971 में हुआ था, है ना, 1971 में हुआ था। ठीक है, ये संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है,
और इसके द्वारा क्या किया गया, देखिए दो चीज़ें की गई थी। एक तो ये कहा गया कि जो संसद है वो संविधान को, है ना, यानी कि संविधान को मौलिक अधिकार सहित आप कह लीजिए वो संविधान में संशोधन कर सकता है, यानी कि संसद को ये अधिकार है कि वह जो है वो मौलिक अधिकार में भी संशोधन ला सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये ध्यान में रखिएगा। दूसरा कि राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना जो है वो अनिवार्य कर दिया गया था, ये आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें, तो हमारा अगला सवाल हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, 29 क्या है, 29 कह रहा है क्या कि सोन नदी का उद्गम स्थान क्या है। देखिए जहां सोन नदी का उद्गम स्थान है उसी के पास जो है नर्मदा का भी है, तो वो हो जाएगा अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक हिल्स, जो कि आपको पता है ये कहां पर है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे, लेकिन आप इसको मध्य प्रदेश में ही कहिएगा। ठीक है, तो वहां से ये निकलता है। ठीक है, सोन नदी आपको पता है कि ये जो है मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़, उसके अलावा उत्तर प्रदेश, झारखंड और फिर बिहार में जाकर के ये गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और ये गंगा की जो है जिसको हम लोग राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं, है ना, वो भी है, तो याद रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। हमारा अगला सवाल क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर होगा 30। कह रहे पूगा वैली जो है वो कहाँ है। ठीक है, देखिए पूगा वैली की अगर मैं बात करूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, ये लद्दाख में है। पूगा वैली क्यों प्रचलित है, इसका कारण देखिए, इसको बहुत बढ़िया समझिएगा। ये पूगा वैली में जो है भारत का पहला भूतापीय ऊर्जा संयंत्र, यानी कि फर्स्ट जियो थर्मल एनर्जी स्टेशन जो है वो लगा था। यानी यहां पर भारत, इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला, है ना, पहला भूतापीय ऊर्जा संयंत्र, है ना, ऊर्जा आपका जो है संयंत्र, ऊर्जा संयंत्र जो है यहां पर लगा था। ठीक है, ये जियो थर्मल जिसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी। अच्छा, ये किसने लगाया था, ये लगाया था ONGC ने, है ना। ONGC आप जानते हैं, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन जो है उसके द्वारा लगाया गया था। पूगा घाटी जैसे हमने कहा, यह जियोथर्मल, यहाँ पे हॉट वाटर स्प्रिंग, जो हॉट वाटर स्प्रिंग्स बहुत ज़्यादा है वो फेमस है। ठीक है, इसके लिए एक इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस भी हो जाता है। ये भारत की पहली जो है भूतापीय ऊर्जा परियोजना है और दुनिया की सबसे ऊंची, चूंकि ये बहुत ऊंचाई पर है, तो भारत का ये पहला और दुनिया का सबसे ऊंचा, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, ये दुनिया का सबसे ऊंचा है ना, सबसे ऊंचा जो है वो भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है, ये ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा यहां पर देखिए वैलीज, जैसे पूगा वैली पूछ लिया, आपको और भी कई वैलीज पूछ ले सकता है जो लद्दाख में, जैसे आपका सॉल्ट, है ना, सॉल्ट वाटर, है ना, ये आपको पूछ सकता है सॉल्ट जो है लेक वैली, है ना, सॉल्ट लेक वैली जो है, तो आपसे सॉल्ट लेक, है ना, सॉल्ट लेक वैली जो है ये वहीं पर, पूगा बेसिकली वहीं से रिलेटेड है। इसके अलावा आपको चांगथा भी पूछ सकता है, चांगथांग, ठीक है, वैली जो है ये वहीं पर है। ठीक है, तो ये सब आप ध्यान में रख लेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। हमारा अगला सवाल हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31, है ना। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है कि ईसा पूर्व 6ठी और 4थी शताब्दी के बीच कौन सा जिला, देखिए एक्चुअली महाजनपद, यहाँ पर इंग्लिश में आप देखेंगे तो महाजनपद, हिंदी में थोड़ा गलत लिखा हुआ है, महाजनपद। देखिए 16 महाजनपद थे और उसमें आपको पता है कि 16 महाजनपद थे और सब आपको पूछे जाते हैं, इससे इसकी राजधानी सब भी पूछी जाती है। उसमें सबसे फेमस जो है, सबसे शक्तिशाली जो है वो मगध था, जिसकी पहले राजधानी राजगृह या है ना, राजगृह, इसको राजगृह, जिसको राजगी राज के समय में कहते हैं, फिर बाद में ये पाटलिपुत्रा हो गई थी, पाटलिपुत्र हो गई थी। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है और आपको सारे कौशला, काशी, पंचाल, ये सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले आप बाकी इसको रीड कर लीजिएगा और जब अभी मैं इंडियन हिस्ट्री शुरू करूंगा तो एंशिएंट, बाकी सारी चीजें एक एक टॉपिक में कवर करूंगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 32। कह रहा है कि इन बंगाल देयर वाज एन ऑफिसर ऑफ अमला, उसको अमला क्या कहते थे। देखिए दरअसल जो लैंडलॉर्ड होता था, यानी जमींदार जो होते थे, जमींदार जो राजस्व कलेक्ट करते थे, उन्हीं का एक अधिकारी होता था, मतलब जमींदारों का एक अधिकारी होता था अमला, जो लगान यानी कि राजस्व, गांव गांव से राजस्व कलेक्ट करने का काम करता था। तो अमला आप ध्यान में रखिएगा, जमींदार के जो है ये जमींदारों संबंधित उसका एक अधिकारी होता था। ठीक है,
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि मुर्रा नस्ल क्या है? ये तो बहुत आसान है, ये भैंस की, खास करके पंजाब, अब तो बहुत हर जगह है, ये भैंस की एक नस्ल है जो बहुत ज़्यादा दूध उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। मुर्रा जो है वो भैंस की क्या है, एक नस्ल है जो बहुत प्रसिद्ध है। इसको एक चीज़ आप ध्यान में रख सकते हैं, मुर्रा नस्ल की जो ये भैंस थी, इसको काला सोना यानी कि ब्लैक गोल्ड कहते थे। ठीक है, इसको काला सोना, क्योंकि बहुत ज़्यादा दुग्ध उत्पादन में ये हेल्पफुल है। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 34 हो गया। 34 देखते हैं क्या है। कह रहा है कि हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन द कैबिनेट मिशन दैट केम टू इंडिया 90। देखिए 1946 में कैबिनेट मिशन आया था भारत में, उसमें 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 3 थे, और 3 के नाम भी आपको जो है वो याद होने चाहिए, ये पूछ लिया जाता है। एक तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस था, लॉर्ड पैथिक है ना, ये उस समय सचिव थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। ठीक है, लॉरेंस ये उस समय भारत के सचिव थे, तो ये तो इंपॉर्टेंट है ही, भारत के उस समय ये कौन थे? ये सचिव थे। ठीक है, दूसरा जो, ये तो पहले थे है ना, दूसरे इसमें कौन थे? देखिए दूसरे सदस्य का नाम था स्टेफर्ड क्रिप्स। ये क्रिप्स मिशन भी आपने सुना होगा, सर स्टेफर्ड है ना क्रिप्स, आपने क्रिप्स मिशन सुना होगा, उसको भी ध्यान में रखिएगा, वो भी आपसे पूछा जाएगा है ना। तीसरा है ना, उसके बाद इसमें तीसरे जो थे वो थे एवी अलेक्जेंडर। वो कौन थे? हमारे एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, तो ये 3 लोग थे, तीनों का नाम आप याद रखिएगा, एग्जाम में नाम से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 35। कह रहा है कि निम्नलिखित से में से कौन अकबर के काल में भूमि का वर्गीकरण नहीं था? देखिए अकबर ने अपने समय भूमि को 4 वर्गों में बांटा था राजस्व कलेक्शन की दृष्टि से। ठीक है, और उसमें पॉलज था, इसको हिंदी में बोलते हैं पॉलज है ना। पॉलज जो भूमि देखिए जिसमें है ना पूरे वर्ष खेती होती थी, पूरे वर्ष खेती होती थी, ये ऐसी भूमि थी पॉलज। तो ये तो था है ना। ये यहां पर हो जाएगा पड़ोती है ना, जिसको पड़ती, अपने गांव में पड़ोती सुना होगा है ना, पड़ती भी आप बोलते हैं, पड़ोती। ठीक है, ये होता था कि जो कुछ, कहने का मतलब है कि एक सीजन इसमें प्रोडक्शन किया, उत्पादन किया, फिर एक सीजन इसको छोड़ दिया जाता ताकि ये अपनी उर्वरता यानी फर्टिलिटी गेन कर सके। ठीक है, तो इसको पड़ोती बोल देते है ना। उसके बाद देखिए जड़िया, ये नहीं, ये आंसर ऐसा कोई था नहीं, तो जड़िया ही आंसर होगा। और बैरन यानी कि जिसको हिंदी में कहते हैं बंजर, तो बंजर भी एक था। ठीक है, तो अकबर के काल में देखिए एक तो पोलज था, पड़ोती था, बंजर था, इसके अलावा जो एक और था, ठीक है, वो हमारा कौन था? चाचड़। एक कौन था? एक चाचड़ भी था, आप ये भी ध्यान रखेंगे। तो पोलज हो गया, पड़ोती हो गया, चाचड़ हो गया और बंजर हो गया। देखिए पोलज जैसे मैंने कहा जिसमें पूरे वर्ष खेती होती थी, पड़ोती जिसको कुछ एक सेशन उसमें उत्पादन किया और दूसरे छोड़ दिया गया ताकि वो उर्वरता गेन कर सके। चाचर जिसमें मतलब 2-3 वर्ष तक जो है उसमें खेती नहीं की जाती, इसको चाचड़। और बंजर तो आप जानते हैं जिसमें 5 वर्ष से ज़्यादा अगर खेती ना की गई हो तो उसको बंजर कह दिया जाता था। ठीक है, तो ये 4 कैटेगरी थी अकबर के समय में। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। हमारा अगला सवाल हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है जरा देखते हैं। ये कह रहा है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कर दिए। तो देखिए जैन धर्म से तो आपसे पूछा ही जाता है। जो 23वें थे वो पार्श्वनाथ थे। पहले आपको पता ही है ऋषभ देव जो है ये पहले थे, फर्स्ट थे। ठीक है, उसके बाद महावीर आपको जो है वो 24वें जो है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेमीनाथ जो है वो 22वें थे, तो आप इनको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, जैनिज्म से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 37 क्या कह रहा है? ये कह रहा है क्या कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये बीआरओ वाज एस्टैब्लिश्ड बाय। देखिए बीआरओ की स्थापना की अगर मैं बात करूं तो ये 7 मई 1960, ये कब शुरू हुआ था? 7 मई 1960 को स्थापित हुआ था। अभी ये जो बीआरओ है वो एसएसबी के अंतर्गत यानी सशस्त्र सीमा बल जो उसके अंतर्गत काम करता है। ये एक ऐसी यूनिट है जो क्या करती है, जो हमारा जो बॉर्डर वाला एरिया है, सीमावर्ती क्षेत्र है, वहां पर रोड बनाया जाता है ताकि खास करके आर्मी जो है उसके लिए जो भी सामान है और बाकी चीजें पहुंचाया जा सके, और वहां के गांव सब जो उनको भी कनेक्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा क्या हो जाएगा? अंकलेश्वर मंदिर, अंकलेश्वर स्थित है। देखिए अंकलेश्वर जो है बहुत फेमस जगह, गुजरात का है। ये एक है ना औद्योगिक क्षेत्र भी है, और आपको अगर पता हो तो यहाँ पर पेट्रोल, ये खंभात की खाड़ी के पास है और यहाँ पेट्रोलियम का भी खादान है। ठीक है, तो आप ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 39 क्या कह रहा है?
कह रहा है कि अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था। देखिए अवध राज्य जैसा मैंने बताया था, जो आपका लॉर्ड डलहौजी है ना, जो 1848 से 56 में गवर्नर रहे थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, ठीक है, जो आपका डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स जो लेकर के आया था, उसके थ्रू उन्होंने क्या किया था, अवध को अपने में मिला लिया था। इसके जो लास्ट शासक थे वाजिद अली शाह थे, ठीक है। और ठुमरी याद होगा अगर आपको, तो ठुमरी जो है वो इन्हीं के समय में बहुत प्रचलित हुई थी, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा सवाल क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 40, ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, है ना। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या हो गया, ये है कि भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। चलिए ये सवाल जो है पंचवर्षीय योजना से संबंधित है और इस सवाल का आंसर आप लोग करेंगे। इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। आज का क्लास जो है हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है, सॉरी, आज का क्लास जो हमारा यहीं पर ख़त्म होता है, ठीक है। चलिए तो बाकी आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और अगर आप ऑलरेडी आपने सब्सक्राइब किया तो वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए, ठीक है, लाइक करिए। और आज इतना ही, बाकी जो है इस PYQ सीरीज़ की वीडियोज़ आती रहेगी आपके लिए, है ना। जय हिंद।